नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग का कंप्लेन है कि आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं आपको बेटर आवाज़ सुनाई दे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड की। तो हम आज चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स की। एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, सिर्फ इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा उसको समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा छोटे से वीडियो में आप बहुत कुछ ज़्यादा ही समझें। तो प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। इसका एक और नाम है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट इज अबाउट 2 to 4 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर है, व्यास, वो 2 से 4 माइक्रोमीटर है। इट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक सेल in the inactive stage and spherical in the active stage। जब ये एक्टिव स्टेज में होता है तो गोलाकार हो जाता है, और जब इनएक्टिव स्टेज में होता है तो डिस्क लाइक होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं तो इनएक्टिव स्टेज की ही बात करते हैं, क्योंकि वही हम मार्फोलॉजिकली बताना होता है कि इसका मार्फोलॉजी ये है, डिस्क लाइक सेल है। इसलिए हम अक्सर बात करते हैं इनएक्टिव स्टेज की। आप कहीं भी देखेंगे तो उसमें लिखा होता है डिस्क लाइक सेल, इसका मतलब वो इनएक्टिव स्टेज में है। तो एक्टिव स्टेज में रहेगा तो गोला हो जाएगा। और जब हीमोस्टैक्सिस का स्टेज होता है, जहाँ पे हीमोस्टैक्सिस एक टर्म है, मैं आपको आगे अलग वीडियो में बताऊंगा हीमोस्टैक्सिस क्या है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप हमको बताइए सर, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये सब चीज़ें हम आपको अलग जगह लेके जाएंगे, बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे। सबका एक ही साइट है, कैसे वो बनता है, किस जगह बनता है, किस सेल से बनता है, इसकी हम लोग बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। एक ही साथ में जब एक ही वीडियो खोलेंगे तो आपको सभी का फॉर्मेशन एक साथ में समझ में आएगा। अगर हम अलग अलग जगह इसकी चर्चा करते जाएंगे तो आपको एक का फॉर्मेशन देखने के लिए अलग अलग वीडियो देख के तब आपको समझना होगा। इसीलिए हम एक ही जगह हीमोपोइसिस नामक एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हीमोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो वहाँ पर हम ले जाकर आपको पूरा वीडियो एक बार में देंगे। तो इसके सेल मेम्ब्रेन के, जो सेल्स के मेम्ब्रेन है उसकी बात करेंगे तो एक 2 लेयर में होता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक लाइपोप्रोटीन होता है। पहला लेयर जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। और दूसरा लेयर जो होता है लाइपोप्रोटीन होता है। और लाइपोप्रोटीन का जो लेयर होता है हीमोस्टैक्सिस में वर्क करता है। और इसमें जो सेल होता है, जैसे हमने देखा कि पिछले और सेलों में क्या क्या, माने सिर्फ न्यूक्लियस है कि कुछ में कहीं डीएनए है, जैसे ल्यूकोसाइट्स में डीएनए वगैरह भी होता है। लेकिन इसमें डीएनए आरएनए दोनों नहीं है प्लेटलेट्स में। इसमें क्या क्या होता है ये जान लीजिए। इसके सेल में क्या क्या होता है। ग्रेनुल्स होते हैं, ट्यूबुल्स होते हैं, कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी ऑपरेटस होते हैं। इतनी चीज़ें, इतने स्ट्रक्चर्स इसके सेल में होते हैं। और इसका फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य फंक्शन जो है प्राइमरी हीमोस्टैक्सिस, मतलब कि जैसे हमको कहीं कट गया, चोट लग गई। हीमोस्टैक्सिस मतलब होता है ब्लड का बहने को रोकने के लिए जो माने हमारे शरीर में फंक्शन होता है एक तरह से, उसको हीमोस्टैक्सिस कहते हैं। समझने के लिए ये चीज़ें हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें होती हैं। और डीप में हीमोस्टैक्सिस हम लोग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन यह एक तरह से समझ लीजिए, हीमोस्टैक्सिस मतलब होता है एक तरह से ब्लड को बहने से रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हीमोस्टैक्सिस होती हैं। और दूसरा चीज़ है ब्लड कोगुलेशन। ये बहुत मुख्य रोल या बहुत बड़ा रोल अदा करता है ब्लड को कोगुलेट करने।
जैसे आपने पढ़ा है हिपैरिन, हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन जो है बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट है ब्लड में, हमारे शरीर में जैविक एंटीकोगुलेंट। वैसे ये कोगुलेट करवाता है ब्लड को ज़रूरत पड़ने पर, कैसे जमना है जमने में उसको मदद करता है ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए। अगर यह न हो तो आप जानते हैं कि हमारे जैसे शरीर में ब्लड कंट्रोल ना हो, ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही घातक है। उसमें एक रोग आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इंटर वगैरह में सुना होगा, हीमोफीलिया है, उसी में है। और बहुत सारे हैं, 20-25 ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, तो ये भी उसी में से एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसमें। और इसका एक और फंक्शन है, इट इज़ मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। यह विस्कोसिटी ब्लड में की जो विस्कोसिटी होती है, एक तरह से उसको हिंदी में देखिए तरलता कहा जा सकती है। जो ब्लड को कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, उसका एक मानक होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है ब्लड का, उस हिसाब से ये तरलता को मेंटेन। अगर कम हो गया, क्योंकि इसके सेल जो होते हैं लाख में होते हैं, 1.5 से 4.5 लाख, तो अगर कम हो गया तब भी तरलता कम हो जाएगी, ज़्यादा हो गया तरलता ज़्यादा हो जाएगी, यानी कम गाढ़ी हो जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसका है, जैसे इसका है और हीमोग्लोबिन माने कि आरबीसी का, इन दोनों का विस्कोसिटी को मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इसका भी फॉर्मेशन अगर देखा जाए, इसका फॉर्मेशन जो है जहाँ से सबका होता है वहीं से इसका भी होता है। सब आरबीएम में होते हैं, रेड बोन मैरो। एक तरह से बोलें सिर्फ बोन मैरो ही बोल सकते हैं, रेड बोन मैरो में, लेकिन कहा गया है इसको आरबीएम में सभी का फॉर्मेशन होता है, इसका भी वहीं से होता है। लेकिन इसका जो स्टेम सेल की चर्चा करें तो स्टेम सेल मतलब होता है मदर ऑफ द ऑल सेल, जो कि सभी सेल्स को जन्म देती है, उसको स्टेम सेल कहते हैं। सबका एक अलग अलग स्टेम सेल होता है, जैसे कौन से किससे क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो उसी ढंग से ये भी स्टेम सेल से होता है, लेकिन इसका स्टेम सेल बहुत बड़ा होता है। आगे चल के हम लोग अलग वीडियो में बताएंगे किस तरह कैसे फॉर्मेशन होता है। अभी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो कोशिश करेंगे प्लाज्मा पर, जिससे आप पहले एक ब्लड पिक्चर आपके दिमाग में बैठे कि आप ब्लड क्या होता है, उसमें अलग अलग पार्ट क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन करता है। पहले आप सिर्फ इतना समझिए, उसके बाद बहुत ही डीप में बढ़िया से आपको समझाएंगे, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, ये लर्निंग टाइम है। आपको पहले सीखना है ब्लड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें किस पार्ट का क्या महत्व है हमारे जीवन में, यह पहले हमको सीखना है। तो हम अब आगे के वीडियो में इसको पढ़ेंगे। चलिए, अगर कोई भी आपको दिक्कत होती हो तो आप हमको ज़रूर सूचित करें, जिससे हम आप अपनी कमी दूर कर पाएँ। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको ना पसंद आए तो उस पर डिसलाइक ज़रूर करें। मैं उनको थैंक यू ज़रूर करूंगा जो मेरा वीडियो डिसलाइक करते हैं, क्योंकि जो लाइक करते हैं वो तो मेरे दोस्त हैं, जो डिसलाइक करता है वो तो मेरा और ही अच्छा दोस्त है। मैंने एक दोहे में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब आप मेरी किसी भी कमी को बताएंगे नहीं तो हम उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें अपनी तरफ से, लेकिन आप मेरी सिर्फ इतनी मदद करोगे, मेरी कमियों को बताते रहें, और मैं तब मैं बढ़िया से बढ़िया प्रयास करूँगा। अब इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।